नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध कर अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि सुधारों के जरिए किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह आज असम में गुवाहाटी के अमीन गांव में कई विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 95.77% पहुंची, मृत्यु दर घटकर 1.45% हुई। और क्रिकेट में मेलबर्न में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 3 विकेट गंवाए। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। इससे केंद्र शासित प्रदेश के सभी लोगों और समुदायों को उत्कृष्ट और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उनका वित्तीय जोखिम कम होगा। गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। स्कीम से पूरे जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा और केंद्र शासित प्रदेश के सभी परिवारों को आयुष्मान भारत के तर्ज पर इलाज की सुनिश्चित व्यवस्था प्राप्त होगी। हर परिवार को हर वर्ष रोटर आधार पर 5 लाख रुपए के इलाज की ये सहूलियत मुल्क भर के अस्पतालों में मुहैया कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में पहले ही गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लगभग 14 लाख लोग आयुष्मान भारत स्कीम से 2018 से लाभान्वित हो रहे हैं और अब स्थानीय सरकार की सेहत स्कीम जम्मू कश्मीर की समूची आबादी को ये लाभ उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्कीम की वर्चुअल लॉन्च की जिला और ब्लॉक स्तर पर लाइव स्ट्रीमिंग भी कराई जाएगी। मुश्ताक अहमद तांत्रे, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने कहा कि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिले भुगतान से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। एक किसान का कहना था कि वो अब अपनी उपज कृषि मंडियों से बाहर बेच सकता है और अधिक कीमत ले सकता है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं और यही तो गुड गवर्नेंस है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के 23 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया रोक दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है।
लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है, क्यों चुप है? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और झूठी बातें फैला रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। सरकार ने ये सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू कर सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की 1000 से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे आंदोलन समाप्त कर बातचीत के लिए आगे आएं। सारा देश स्वागत कर रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आएं और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि कल 78 लाख किसानों के बैंक खातों में अंतरित की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधन राज्य के सभी प्रखंडों और पंचायतों में सुना गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले के प्रगतिशील किसान मनोज पाटीदार से संवाद किया। श्री पाटीदार ने बताया कि नए किसान कानूनों से उन्हें लाभ हुआ है। अब वे अपनी फसलें मंडियों के अलावा कहीं भी बेच सकते हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस बार अपनी सोयाबीन फसल उन्होंने आईटीसी कंपनी को 4100 रुपए क्विंटल पर बेचकर लाभ कमाया है। श्री पाटीदार ने कहा कि उन्हीं की तरह अन्य किसान भी कृषि सुधार कानून का लाभ ले रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में होशंगाबाद जिले में बाबई से भाग लिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में गलतफहमियां दूर करने के लिए राज्य के सभी विकासखंडों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज असम में गुवाहाटी के अमीनगांव में एक कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे गुवाहाटी में दूसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। वे अहुम दर्शन योजना के अंतर्गत नामघरों को वित्तीय मदद प्रदान करेंगे और बाताद्रव के विकास और सौंदर्यीकरण योजना की आधारशिला रखेंगे। इसी कार्यक्रम में श्री शाह 9 विधि महाविद्यालयों के कामकाज की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। वे राज्य भाजपा नेतृत्व के साथ बैठक भी करेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साथ विशेष साक्षात्कार में सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए 22 हरित एक्सप्रेस राजमार्ग बना रहा है। उन्होंने विश्व में भारत को पहले नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के बारे में भी बताया। We are making 22 green express highways. One of the important highways Delhi to Mumbai. Then half of the highways construction is already completed and we will complete within 2 years. Then it will be possible for us to go from Delhi to Mumbai only by 12 hours by car and 18 hours by truck. At the same time, we are making Delhi to Katra. That is, Delhi to Amritsar will be distance only we will go about 6 hours. And this is also going to connect Jammu Kashmir. And it is one of the important highway, Punjab, Haryana. It's giving a good support for industrial development. श्री गडकरी ने कहा कि वे कई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। We are making the restructure of many MSMEs. 81 lakh MSMEs has already in 3 lakh crore of loan. 81 lakh industries are getting benefit already. The 2 lakh crore has been sanctioned and 1,60,000 crore has been disbursement is already is done.
जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक आज पटना में बुलाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की ये पहली बैठक है। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अगले वर्ष होने वाले असम और बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बैठक में अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्पन्न स्थिति पर भी विचार विमर्श होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड-19 महामारी इस वर्ष की बड़ी खबर रही है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में महामारी से लड़ रहा है। भारत को डिजिटल राष्ट्र बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है ताकि लोगों को बाधा रहित सेवाएं और शासन मुहैया कराए जा सके। डिजिटल और तकनीकी समाधानों ने न सिर्फ विकास के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान किया है, बल्कि तकनीक को सरकार की सभी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना दिया है। देश को डिजिटली तौर पर सशक्त समाज में तब्दील करने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की। हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान समाधान और सुरक्षित साइबर स्पेस मुहैया कराकर डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए जोर दिया गया। आज ये सशक्त डिजिटल बुनियादी ढांचा लोगों तक सेवाएं, सुविधाएं, सामाजिक, स्वास्थ्य और वित्तीय लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी से बात करते हुए आयुष्मान भारत के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण ने कहा कि डिजिटल तकनीकें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने में मदद कर रही हैं। At many levels, we have to cater to more than 50 crore people. So, first identifying a person, ensuring that the person is eligible, ensuring or confirming the identity of the person, and after that, following the whole treatment, making payment, all that is possible only because of very strong IT platform. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोबाइल और डिजिटल तकनीक की मदद से भारत दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान को आरंभ करेगा। इसके अलावा हाल ही में घोषित पीएम वानी स्कीम भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। डिजिटल इंडिया हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, particularly for the poor, marginalized and for those in government. Thanks to Digital India, our nation has witnessed a more human-centric approach to development. Using technology on such a large scale has brought about several life changes for our citizens. भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध कर अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि सुधारों के जरिए किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह आज असम में गुवाहाटी के अमीन गांव में कई विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 95.77% पहुंची। मृत्यु दर घटकर 1.45% हुई। और क्रिकेट में मेलबर्न में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 3 विकेट गंवाए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हो गई है। अब तक कुल 97,17,000 रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 24,500 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश भर में स्वस्थ रोगियों की संख्या उपचार करा रहे मरीजों से 34 गुना अधिक हो गई है। कोविड मृत्यु दर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 336 रोगियों की मृत्यु हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस मामलों में भले ही कमी आ रही है, फिर भी सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कंटेनमेंट क्षेत्रों और कोरोना के अधिक मामलों वाले इलाके में रोगियों की संख्या घटी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार प्रतिदिन लगभग 1,70,000 लोगों की कोविड जांच करा रही है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं।
वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा सर्विलांस के माध्यम से लगभग 17 करोड़ लोगों तक पहुंचकर उनका हालचाल लेते हुए कोविड संक्रमण की जानकारी भी ली गई है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गई है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 1236 नए मामले सामने आए हैं और इस समय 16,159 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में कोविड की रिकवरी दर 95.78% पहुंच गई है और अब तक कुल 5,55,544 लोग कोविड से पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में टीबी के रोगियों के लिए 25 दिसंबर 2020 से लेकर 26 जनवरी 2021 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 2 जनवरी 2021 से एक्टिव मामलों की पहचान करने के लिए एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर जांच पड़ताल भी की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक में कल 1005 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल 1102 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। 13,508 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से 208 आईसीयू में भर्ती हैं। कल 5 रोगियों की मौत के बाद राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,044 हो गई है। कल 98,568 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक कुल 1,35,14,392 नमूनों की परीक्षण किया जा चुका है। बिहार में कोविड संक्रमण से अब तक 2,43,255 मरीज स्वस्थ हुए। इस समय 5,347 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.31% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 1.54% ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 1,13,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। राज्य में अब तक 1,76,00,000 से अधिक कोरोना जांच की जा चुकी हैं। गुजरात में कल कोविड-19 के 910 मामले दर्ज किए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 93.79% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,40,105 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,25,206 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,114 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 93,30,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 191 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 153 मामले सामने आए। राज्य में अब तक 10,631 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 62 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कल 3,431 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में अब तक 19,13,382 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कल 72 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 49,129 हो गई है। कल 1,427 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 18,06,298 हो गई है। राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 94.4% है। राज्य में इस समय कोरोना से संक्रमित 56,823 लोगों का उपचार चल रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 1,24,01,637 नमूनों की जांच की गई। इस समय 4,77,528 व्यक्ति घरों में और 3,695 लोग क्वारंटीन में हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल हैदराबाद में भारत बायोटेक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्ण एल्ला तथा संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एल्ला के साथ स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान भारत के साथ ही विदेशों में भी इस टीके को उपलब्ध कराने की योजना पर बात की गई। उपराष्ट्रपति ने स्वदेशी तकनीक से विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार करने के लिए निजी और सार्वजनिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और इस संदर्भ में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और भारत बायोटेक के बीच किए गए करार की सराहना की। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट की पृष्ठभूमि में आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उनके स्वस्थ होने की दर में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। मंत्रालय ने स्व देखभाल दिशा निर्देशों और प्रतिरक्षा के लिए निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में एक परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को मिलाकर एक सार्थक और परस्पर सहयोग की सुविधा के लिए विभिन्न पहल की है। मंत्रालय ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की मदद से कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास किए हैं।
मंत्रालय ने आयुष के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 3 महीने का अभियान शुरू किया है। इस वर्ष अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की मदद से आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। 2024 तक ऐसे 12,000 से अधिक केंद्रों को शुरू करने की योजना है। सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिकता वाले समूहों की जल्द पहचान करने और टीके के समान वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीकाकरण के लिए 30 करोड़ लोगों की पहचान की है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर तन्मय ताल्लुकदार ने बताया कि कोरोना वायरस का नया रूप बहुत खतरनाक है और महामारी निरंतर फैल रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि सुरक्षित रहने के लिए सभी सावधानियां बरतें। वायरस ज्यादा फैल रहा है, जिसके कारण इंग्लैंड में केसेस बढ़ गए हैं, परंतु घबराने की बात अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि इससे इन्फेक्शन तो हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन में ज्यादा होना यानी सीवियर बीमारी होना या मृत्यु ज्यादा होना, उसका अभी तक कोई संकेत नहीं है। हमें बचाव करते रहना है, सावधान और सतर्क रहना है, उसके एक्शन लिए जाने हैं, लिए जा रहे हैं। हम सब जनता को, हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि नियम हमारे लिए अभी भी वही हैं, चाहे ये नया स्ट्रेन हो चाहे पुराना स्ट्रेन हो। मास्क से तो ये अभी भी बचते हैं, हाथ धोने से अभी भी बचाया जा सकता है, पर अगर हम फिजिकल डिस्टेंस यानी दूरी मेंटेन करें तो इस वायरस से भी उतना ही बच सकते हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। मुंबई में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में दिन में आसमान साफ रहेगा, तापमान 13 डिग्री और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत की बात करें तो श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, शाम या रात तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे और 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 1 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। जो बर्न्स और स्टीवन स्मिथ बिना खाता खोले आउट हुए, जबकि मैथ्यू वेड ने 30 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन ने 2 जबकि जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में 4 बदलाव किए गए हैं। बल्लेबाज शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग शनिवार और रविवार को सुबह 11:20 पर साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी का प्रसारण करता है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक संस्कृत की वैश्विक और वैज्ञानिक भूमिका पर विचार साझा करेंगे। संस्कृत केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारत की प्राण शक्ति भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संधान की शक्ति संस्कृत भाषा में पाई जाती है। मुझे खुशी है कि आकाशवाणी के द्वारा संस्कृत में प्रसारित साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी की यात्रा का ये 25वां संस्करण है। मैं इस 25वें संस्करण के लिए आकाशवाणी का अभिनंदन करता हूँ। पूरे देश और दुनिया ने आकाशवाणी के इस संस्कृत कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। साप्ताहिकी के सभी सदस्यों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर AIR न्यूज लाइव 24x7 पर सुना जा सकता है। सुनिए
संस्कृत जगत से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी का 25वां विशेष संस्करण इस शनिवार प्रातः 11:20 से तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 72वां संस्करण होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री का किसानों को संबोधन सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने किसानों को वार्ता के लिए खुला न्योता दिया, तर्कों और तथ्यों पर बातचीत हो। जनसत्ता के अनुसार मोदी बोले, राजनीतिक लाभ के लिए किसान आंदोलन का दुरुपयोग। नवभारत टाइम्स के मुताबिक पीएम ने किसानों को भेजा पैसा, विपक्ष को कोसा। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर बोले, आंदोलन की आड़ में दूसरी मांगे उठ रही। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार विपक्षियों पर पीएम का निशाना, बोले गतिरोध के पीछे राजनीति। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जनता से नकारे लोग कर रहे गुमराह। अमर उजाला के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के विश्वास पर आंच नहीं आने देंगे। नए कानून 10 करोड़ छोटे किसानों के लिए वरदान। वीर अर्जुन लिखता है, सरकार की पेशकश पर किसान आज करेंगे विचार, संवाद फिर शुरू होने के संकेत। केंद्र सरकार के कोविड टीकाकरण की तैयारी पर जनसत्ता लिखता है, टीकाकरण के परीक्षण के लिए अगले हफ्ते 4 राज्यों में पूर्वाभ्यास। हिन्दुस्तान के अनुसार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 28 और 29 दिसंबर को पूर्वाभ्यास की तैयारी। पत्र के अनुसार एम्स में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण में 65 से 85 वर्ष के लोग शामिल। पत्र का कहना है कि बुजुर्ग आ रहे हैं आगे, ताकि टीका बनने में न हो देरी। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, हर राज्य के 2 जिलों में 5-5 जगह होगा पूर्वाभ्यास। पंजाब केसरी लिखता है, पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को मिलेगी वैक्सीन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में आज सबको मिलेगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ। अब सरकारी आवासों, हॉलिडे होम्स की बुकिंग ऑनलाइन राष्ट्रीय सहारा में है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई संपदा पर पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। दैनिक भास्कर के अनुसार फास्टैग से रोजाना 80 करोड़ रुपए टोल कलेक्शन। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खाद्य संकट से गुजर रहा चीन, प्लेट में खाना छोड़ा तो जुर्माना। जनसत्ता का शीर्षक है, नेपाल में संसद भंग करने पर ओली सरकार को सुप्रीम सरकार का नोटिस। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, हिमाचल और कश्मीर में आज से बर्फबारी के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध कर अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि सुधारों के जरिए किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में गुवाहाटी के अमीन गांव में कई विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 95.77% पहुंची, मृत्यु दर घटकर 1.45% हुई। और मेलबर्न में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 3 विकेट गंवाए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।